So once again, good morning. So let's start the question number 31. And the question number 31, hypocholesteremia can occur in. So first, the meaning of hypocholesteremia means कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो कम हो गया. So the hypocholesteremia conditions generally can occur in hyperthyroidism. So moving to the question next, question number 32. Hippuric acid is formed from. Generally, hippuric acid secreted in the urine. Generally, urine के अंदर इसको secrete किया जाता है. And the hippuric acid is composed of mainly benzoic acid and glycine. Generally होता क्या है कि जब भी आप phenolic compound eat करते हैं, phenolic compound like that tea, wine, juice, that kind of the compound is called phenolic compound category. And when you eat that the phenolic compounds, so in phenolic compound से benzoic acid बनता है आपकी बॉडी के अंदर, and benzoic acid glycine के साथ मिलकर hippuric acid का formation करता है. So moving to the next question number 33. Okay. So question number 33. कीटोन बॉडीज आर सिंथेसाइज्ड इन. जनरली जो कीटोन बॉडीज हैं उनका जो सिंथेसिस है वो लीवर के अंदर किया जाता है. 3 टाइप की जनरली कीटोन बॉडी प्रेजेंट होती हैं. सो मूविंग टू नेक्स्ट 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फैटी एसिड. तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं. लिनोलेइक एसिड इज एसेंशियल फैटी एसिड, सो कट दिस ऑप्शन. अगेन लिनोलेनिक एसिड, इट इज आल्सो एसेंशियल फैटी एसिड. एराकिडोनिक एसिड इज आल्सो एसेंशियल फैटी एसिड. तो ओलिक एसिड है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है. ओलिक एसिड एक एसेंशियल फैटी एसिड की कैटेगरी के अंदर यहाँ पर नहीं आता है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट question number 35. So question number 35. The key regulatory enzyme in cholesterol biosynthesis. कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का पाथवे बायोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के अंदर जो मेन रेगुलेटरी एंजाइम होता है वो HMG-CoA रिडक्टेज होता है. यानी इस एंजाइम को आप रेगुलेट करके पाथवे को रोक सकते हैं. सो मूविंग टू नेक्स्ट. द मोस्ट एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी जनरली स्किन के अंदर कुछ सेल्स हैं वो सिंथेसाइज करती हैं और ये सन लाइट से जनरली सिंथेसाइज होता है. कंपाउंड होता है जो आपका लीवर में एक्टिवेट होता है. लीवर के बाद वो किडनी में एक्टिवेट होता है और किडनी में एक्टिवेट होकर वो एक्टिव फॉर्म बना लेता है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल्स. सो द करेक्ट आंसर मस्ट बी 2. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. विटामिन के इज फाउंड इन. जनरली विटामिन के है, इट्स एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स एंड इट इज फाउंड इन ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स. सो क्वेश्चन नंबर 38. टोकोफेरल्स. टोकोफेरल्स प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए. सो द करेक्ट आंसर मस्ट बी विटामिन ए. नेक्स्ट. Retinoic acid is involved in the synthesis of. Generally retinoic acid है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स के सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है.
So moving to next. Question number 40. Folate deficiency causes. बॉडी के अंदर जब फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, जनरली फोलेट एक विटामिन है और ये ब्लड सेल फॉर्मेशन के अंदर काम करता है। सो अगर फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आरबीसी का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, यानी आरबीसी का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज जब इसका साइज हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक मेगालोब्लास्टिक कंडीशन बोलते हैं। सो आंसर 4 must be right. Then next question. Which of the following ion activates celery amylase activity? These straightforward questions. So the chloride ions activate celery amylase activity. So moving to the next question number 42. Mitochondrial membrane is freely permeable to. So जनरली हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक मेलेट एस्पार्टेट सेटल होता है और उसके अंदर से जो मेलेट है वो इंटर कर सकता है। तो यहाँ पर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एंड द करेक्ट आंसर मस्ट बी मेलेट। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ ऑल द कार्बन एटम ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज, यानी कोलेस्ट्रॉल के जो कार्बन एटम है उनका जो सोर्स है, या आप अगर यूँ कहें कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो किस से बनता है, तो एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल से कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है। जब भी आप कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का पाथवे देखेंगे तो वो पाथवे का जो स्टार्टिंग है वो एसिटाइल कोए से ही स्टार्ट होता है। सो द आंसर इज फर्स्ट। Moving to next. Question number 44. The enzyme hexokinase is a hexokinase generally transferase, यानी जो आपके एंजाइम की क्लास सेकंड है उससे बिलोंग करता है। Then question number 45. Lactate dehydrogenase is a टेट्रामर्स। ये एंजाइम है वो बायोलॉजिकल डायग्नोसिस के अंदर भी बहुत इसका यूजेबल एंजाइम्स है और जनरली ये 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 सब यूनिट एम होती हैं और अनदर 2 सब यूनिट एच। तो क्या है, एक टेट्रामर प्रोटीन से, यानी टेट्रामर सब यूनिट से मिलकर बना हुआ एक प्रोटीन आप इसे बोल सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. एन एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। जनरली आपको पता है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कहाँ काम करता है, जो पायरुवेट है उसको एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट करता है। एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट करेगा कौन, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पर काम करेगा। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को कौन इनहिबिट कर सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आप बिल्कुल एकदम सोच समझ कर करिए। बहुत ही सीधा क्वेश्चन। आप बताइए, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, सॉरी पायरुवेट है, उससे एसिटाइल कोए बनेगा। एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या करता है, टीसी साइकिल चलाता है, एटीपी मिलती है। तो बताओ, अगर एसिटाइल कोए जब पहले से ही ज्यादा मात्रा में पड़ा है तो फिर इस एंजाइम को काम क्यों कराया जाए? भी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का काम क्या है, एसिटाइल कोए बनाना, और जब ये ऑलरेडी पड़ा है तो क्यों बनाया जाए? तो प्रोडक्ट है वही एंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट करता है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड द फीडबैक प्रोडक्ट इनहिबिशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट वुड बी most abundant in the diet of
strict vegetarians. जनरली यहाँ पर जो वेजिटेरियंस डाइट होती है उसके अंदर सेलुलोज ज़्यादा प्रेजेंट होता है. देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. Which of the following antibody can cross the placenta? एंटीबॉडी में आप याद रखिए जो IgG है वो प्लेसेंटा को इजीली क्रॉस कर सकती है. या मुझे पता है आपको याद है कि IgG है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, लेकिन रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि वाई IgG क्रॉस द प्लेसेंटा. तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत कम किलो डाल्टन का होता है, और इतने कम किलो डाल्टन का मॉलिक्यूलर वेट होने की वजह से ये प्लेसेंटा को क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है. बाकी आप जो इम्यूनोग्लोबुलिन देखेंगे IgA है, IgE है, IgM है, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, जनरली ज़्यादा होता है. तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन से ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती. सो द आंसर मस्ट बी IgG. Then moving to the next question. The question: immunoglobulins are classified on the basis of. यानी immunoglobulins कई प्रकार की हैं, जैसे M, D, G, E, A, 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन. यानी इम्यूनोग्लोबुलिन M, D, G, E, A. आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं MD, जिया. MD जानते हैं ना, डॉक्टर की एक डिग्री होती है MD जिया. सो ये किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, हैवी चेन के बेसिस पे इनको क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है. यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, हैवी चेन. यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. The trace element catalyzing hemoglobin synthesis is. So the hemoglobin synthesis के अंदर जो trace elements होता है वो कॉपर होता है. Then moving to next. A non-specific intracellular antioxidant is. जो non-specific intracellular जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है वो क्या है, सेलेनियम. So moving to question next. क्वेश्चन नंबर 52. ड्यूरिंग द ओवरनाइट फास्ट, यानी आपने फास्ट कर रखा है और पूरी रात आप भूखे हैं. द मेजर सोर्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज इज. उस टाइम क्योंकि आप ग्लूकोज लेंगे नहीं तो आपको ग्लूकोज देगा कौन, कहाँ से मिलेगा, क्योंकि जो ब्लड में था वो तो आपने यूज कर लिया. तो अब सोर्स क्या है, उस समय आप जो लीवर के अंदर आपने ग्लूकोज जो स्टोर कर रखा है ग्लाइकोजन के रूप में, उसे आप क्या करते हैं, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करते हैं. तो क्या करेंगे आप, हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेंगे. यानी जो ग्लाइकोजन है उसके अंदर उसको किस में ब्रेक करेंगे, ग्लूकोज के अंदर ब्रेक करेंगे. बात अब यहाँ ये होगी, ऐसा ही क्वेश्चंस घुमा कर भी पूछा जा सकता है जनरली. जैसे मान लीजिए प्रोलॉन्ग्ड फास्ट है, मतलब ओवरनाइट हो गया और उसके दूसरे दिन की भी फास्ट है, तो तब तक तो लीवर का जो ग्लाइकोजन है वो स्टॉक खत्म हो जाएगा. अब उसके बाद कहाँ से लोगे एनर्जी, कहाँ से मिलेगा, तो जो सबसे लास्ट में टूटता है वो प्रोटीन टूटता है, प्रोटीन एमाइनो एसिड से उसके बाद आपको एनर्जी मिलेगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53 एक विटामिन के ऊपर है और विटामिन का नाम है पेंटोथेनिक एसिड. पेंटोथेनिक एसिड इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कोएंजाइम इन्वॉल्व्ड इन. देखिए पेंटोथेनिक एसिड है वो एक कोएंजाइम ए टाइप का एक विटामिन है और ये जनरली एसाइल ग्रुप ट्रांसफर करने का काम करता है. इट्स ए पेंटोथेनिक एसिड इट्स ए कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए और कोएंजाइम ए का क्या काम होता है, एसाइल ग्रुप ट्रांसफर करना होता है. तो आंसर
acylation. Next, the amino acid required for porphyrin synthesis is, अब जो पोरफायरिन है, पोरफायरिन सिंथेसिस का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सेरिन भी काम करता है, ग्लाइसिन भी काम करता है, लेकिन जो मोस्ट कंटेंट जो यूज किया जाता है वो कौन सा है? ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, आयरन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, यानी आयरन का जो ट्रांसपोर्ट आपके ब्लड में किस तरीके से ट्रेवल करेगा? तो बॉडी में एक कैरियर प्रोटीन होती है, कैरियर मतलब किसी को लेके जाने वाली, तो कैरियर प्रोटीन ट्रांसफेरिन होती है, वही आयन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर क्या करती है? ट्रांसफर करती है, यानी जहां नीड होती है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन SDA, specific dynamic action of protein is about, प्रोटीन का जो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन होता है, अब इसे जो SDA है वो एक टाइप का एक एनर्जी है, मतलब कि प्रोटीन BMR से ऊपर की बात हो रही है, यहाँ पे आपकी जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है उससे ऊपर की बात हो रही है। तो SDA एक इट्स ए टाइप ऑफ एनर्जी, तो कितना परसेंट एनर्जी है वो हो सकता है? 30%. So then moving to 57 number question, the principal cation of extracellular fluid is, तो Na+, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, इसको तो डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58, ए हार्मोन इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, जब भी हम प्रेगा टेस्ट करते हैं तो एक किट होता है, और किट में बीच में एक राउंडेड सर्किल बना होता है, उस राउंडेड सर्किल के अंदर एंटीबॉडी लगी होती है, ठीक है, इस तरीके से एंटीबॉडी कोटिंग होती है, और उन एंटीबॉडी के ऊपर एक सबस्ट्रेट होता है, उसका नाम है HCG, सॉरी इट्स नॉट, जो आप एंटीबॉडी होती है किड्स के अंदर वो स्पेसिफिक होती हैं एक एंटीजन के खिलाफ, यानी एक हार्मोन होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इसको आप बोलते हैं HCG। जब भी प्रेगनेंसी डिटेक्ट करते हैं तो उस समय यूरिन के अंदर जनरली HCG हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और वो आप इस किट के जरिए इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि किट में क्या है? एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी किस एंटीजन से बाइंड करती है? HCG से। अगर HCG यूरिन के अंदर है तो वो एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, और बाइंड करेगा तो आपकी किट में कलर आएगा, कलर आएगा इट मीन्स द प्रेगनेंसी क्या है? पॉजिटिव है। सो क्वेश्चन नेक्स्ट 59, सोमेटोट्रोपिन इज सिक्रेटेड बाय, सोमेटोट्रोपिन एक तरीके का ग्रोथ हार्मोन्स है, और ग्रोथ हार्मोन्स यू वेल नो दैट इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन, इंसुलिन स्टिमुलेट्स, इंसुलिन क्या स्टिमुलेट करता है? अब देखिए, जब भी आप डाइट लेते हैं, जैसे ही डाइट आप अंदर लेते हैं तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो आपकी बॉडी में क्या होती है? बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होगी। अब इस इंक्रीज हुए ग्लूकोज को क्या करना है? आपको यूज करना है, जितना आप यूज कर लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा बचता है उसको भी कहीं ठिकाने लगाना, तो वो काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, साथ साथ में किसका लेवल बढ़ेगा?
इंसुलिन का लेवल भी बढ़ेगा और इंसुलिन जो आपके ब्लड में ग्लूकोज है उसको डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, सो जनरली जो आंसर है इसका वो क्या होगा, हेपेटिक, यानी स्टोर कहाँ किया जाएगा एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, लीवर के अंदर। तो बाकी ऑप्शन को कट कर दीजिए, ऑप्शन काटना सीखिए, आंसर अपने आप मिल जाएगा। अब आपके पास 50% हो गया है यहाँ पे, इतनी देर आपके पास 20% चांस थे सही होने के। आप देखिए, हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस या फिर हेपेटिक ग्लूकोजिनेसिस। अब लाइसिस है मतलब तोड़ा जा रहा है, काटो ना, कहाँ तोड़ा जा रहा है, तोड़ेंगे थोड़ी ना, ग्लूकोज को जोड़ेंगे बहुत सारी यूनिट्स को, तभी तो स्टोर हो पाएगा। तो क्या होगा आंसर, आप मिल गया आपको, हेपेटिक ग्लाइकोजेनेसिस। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 61. A hormone which cannot cross the blood-brain barrier. Straightforward answer, epinephrine. Moving to the next. Which of the following compounds serve as the primary link between the citric acid cycle and urea cycle? आप देखिए, citric acid cycle में एक प्रोडक्ट बनता है फ्यूमेरेट, और वही फ्यूमेरेट आप गूगल करके देखिए, आपके पास बुक है तो आप देखिए यही फ्यूमेरेट कहाँ काम आता है, टीसी साइकिल में काम आता है। तो जो फ्यूमेरेट यूरिया साइकिल में बनेगा तो एक तरफ तो यूरिया बन जाएगी, एक तरफ फ्यूमेरेट बन जाएगा, और ये फ्यूमेरेट कहाँ चला जाएगा, यानी ये इसका बाई प्रोडक्ट है यूरिया साइकिल का, तो काम आना चाहिए ना। तो फ्यूमेरेट को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल में इसको यूज कर सकते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 63. Which of the following is a कोएंजाइम? तो यहाँ पे कोएंजाइम मतलब ऐसा कोई फैक्टर जो एंजाइम के साथ मिलकर काम करता है, यानी एंजाइम एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल अकेला काम नहीं कर सकता, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर होंगे तभी तो काम होगा। तो जनरली एंजाइम के साथ में भी कुछ कोएंजाइम्स काम करते हैं। तो इनमें से जो कोएंजाइम कौन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, नो, ये तो प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का। कैल्शियमाइन, नो। यूडीपी ग्लूकोज, नो। लाइपोइक एसिड है वो कोएंजाइम है। अब आपको ये थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन पूछा है, आप देख सकते हैं। एक एंजाइम मैंने पहले डिस्कस किया था, पायरूवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये पायरूवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये अकेला काम नहीं कर सकता, इसको काम करने के लिए कुछ हेल्पर चाहिए, और करीबन इसको 5 हेल्पर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी 5 लोग इसके साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। और इन 5 में से वन ऑफ क्या है, लाइपोइक एसिड है। कहने का मतलब है कि लाइपोइक एसिड के बगैर पायरूवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम सही से काम नहीं कर सकता है। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नेक्स्ट, द मेजर सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कोलेस्ट्रॉल फॉर ह्यूमन टिश्यूज इज। तो मेजर सोर्स क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर कोलेस्ट्रॉल का, लो डेंसिटी lipoproteins. So moving to the question 65. Purine nucleotide biosynthesis can be inhibited by. यहाँ पे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस है और आपको इसको इनहिबिट करना। आप कैसे इनहिबिट कर सकते हैं? प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस मतलब प्यूरिन में क्या आ जाता है? क्वेश्चन को पकड़िए, आप आंसर आप खुद ही निकाल दें, समझिए क्वेश्चन को। प्यूरिन क्या है? एडेनिन है और ग्वानिन है, यानी AMP और GLP, AMP एंड GMP, ये आपके प्यूरिन बायोसिंथेसिस पाथवे है, उसको कैसे इनहिबिट कर सकते हैं? अब पहला ऑप्शन दे रखा है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी AMP बनी हुई पड़ी है,
तो पाथवे चलाने की रिक्वायरमेंट है क्या? जब बनी हुई पड़ी है तो ये क्या कर सकती है? पाथवे को रोक सकती है कि मैं अभी बनी हुई पड़ी हूँ, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप एक्स्ट्रा बनाओ। नहीं, प्रोडक्ट इनहिबिट कर रहा है। प्रोडक्ट बोल रहा है कि मैं ऑलरेडी बना हुआ हूँ, आप फालतू में एनर्जी वेस्ट मत करिए। देन एडिन का एक ऑप्शन है। इसके अलावा यूरिडीन मोनोफॉस्फेट नहीं, यूरिन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस से कैसे बनेगा बीच में। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट नो, ये भी नहीं कर सकता। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ये भी नहीं कर सकता। सो द आंसर शुड बी एडिनोसिन monophosphate. Moving to the question next, 67. The digestion of chemical reaction is best predicted by. जो chemical reactions है उसका डायरेक्शन वो यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ये डिपेंड करता है कि उसकी फ्री एनर्जी कितनी है। अगर उसकी फ्री एनर्जी उसके पास है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा सकती है। अगर फ्री एनर्जी चेंज उसके अंदर कम है तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। सो आंसर यहाँ पर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फ्री एनर्जी चेंज। नेक्स्ट है द सेल थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल टू। जनरली सेल थ्योरी क्या है? सेडन एंड सेवान ने ये थ्योरी दिया था। कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट करिए साथ साथ। क्या कहती है ये थ्योरी? कि ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये थ्योरी हम बहुत सी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट वायरस। ये ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। बाकी सब पे सेल थ्योरी लागू होती है। बैक्टीरिया पे भी होती है, एल्गी पे भी होती है, फंजाई पे भी होती है। सो द आंसर वायरस, ऑप्शन थर्ड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए इज फाउंड। मतलब न्यूक्लियस वाला डीएनए नहीं है, उसके अलावा जो डीएनए है सेल में, उसके अलावा डीएनए दो ही जगह होता है, एक तो क्लोरोप्लास्ट में होता है और एक कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन में कोई है ऐसा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 मस्ट बी करेक्ट, क्लोरोप्लास्ट। देन मूविंग टू नेक्स्ट 69। प्रोकैरियोटिक सेल्स डज नॉट प्रोसेस। प्रोकैरियोटिक सेल के पास अपना घर नहीं होता, उसके अंदर ना कोई न्यूक्लियस होता है अलग, ना कोई माइटोकॉन्ड्रिया का अलग चेंबर बना होता है, ना कुछ, यानी कंपार्टमेंट नहीं होते। हर कोई कहीं भी पड़ा रहता है, कंपार्टमेंट नहीं होंगे उसके अंदर। सेल वॉल होती है तो ये आंसर नहीं हो सकता। साइटोप्लाज्म होता है, हाँ बिल्कुल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल पाई जाती है। बैक्टीरिया के अंदर आप देख सकते हैं, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। सो आंसर ऑप्शन थर्ड मस्ट बी करेक्ट। Then moving to the question next 70. Plasma membrane is composed of। इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। ये क्वेश्चन इसी पेपर में रिपीट पूछ लिया गया है। बहुत क्वेश्चन रिपीट आते हैं, आप अगर पेपर ही सोल्व करके चले जाएंगे तो आप इजीली एंट्रेंस को फाइट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 71, राइबोसोम्स हेल्प इन। बिल्कुल, प्रोटीन सिंथेसिस का ही काम है राइबोसोम्स का, और कोई काम ही नहीं है इसका। देन 72, ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ लिपिड आर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। देखिए, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड की मिलकर बनी होती है, ये हमने अभी अभी क्वेश्चन में देखा है। अब जो लिपिड होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। फॉस्फोलिपिड भी होती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी होती हैं,
इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, ध्यान रखिए। और कोलेस्ट्रॉल काम क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत तरल होती है, उसकी जो फ्लूइडिटी है उसको बनाए रखने का काम किसका है? कोलेस्ट्रॉल का। यानी कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है? इट इज मेंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। जो आपका ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है उसके अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये एक हेड है और ट्राई का मतलब 3 टांग। आपने कभी ऐसा देखा? आप जनरली डायग्राम बनाते हैं बुक में तो हेड और इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाते हैं। देन नेक्स्ट आप इसी तरीके से बनाएंगे। तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है, ये थोड़ा सा आपके लेवल से अबव भी हो सकता है। देन मूविंग टू द क्वेश्चन 73, द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोजोम्स इज। अब सेंट्रोजोम्स क्या काम करता है? सेल जब डिवाइड करती है तो उसके पोल की तरफ यहाँ पर सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट होता है। और ये सेंट्रोजोम्स क्या करता है? यू नो वेल, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा। सो आंसर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, फंगस विदाउट माइसीलियम इज। माइसीलियम क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो हाइपी से बनता है। तो जनरली जो सेकेरोमाइसिस के जो फंगस है उनके अंदर माइसीलियम प्रेजेंट नहीं होता। बाकी न्यूकर के अंदर भी होता है, राइजोपस के अंदर भी माइसीलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है? जनरली प्लांट जो होते हैं, स्पेशली एंजियोस्पर्म प्लांट, उनके अंदर 2 न्यूक्लियस जाते हैं मेल की तरफ से। एक तो एंडोस्पर्म बनाता है और दूसरा एग सेल बनाता है। इसे ही हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म के अंदर इजीली देखा जा सकता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, जेंथोफिल इज ए पिगमेंट कंटेनिंग। जेंथोफिल का कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका। देन पैरोक्सिजोम्स एंड ग्लाइकोसिजोम्स आर एनर्जी ट्रांसड्यूसर, नो। मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स, नो। मेम्ब्रेन पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। बेसल बॉडीज, नो। माइक्रो बॉडीज इनको कहते हैं क्योंकि इनकी जो साइज होती है वो स्मॉल साइज होती है। और ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। कुछ साइकिल इनके अंदर ऑपरेट भी होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो बॉडीज कहते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट, डिक्टियोजोम्स इज ऑल्सो नोन एज। जो आपका गोल्जी अपरेटस है उसको हम डिक्टियोजोम्स कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर की तरफ आप देखते हैं गोल्जी किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, एक के ऊपर एक गोल्जी इस तरीके से दिखाई देती है। इसको पूरा मिलाकर यानी अपरेटस, अपरेटस का मतलब पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं? डिक्टियोजोम्स कहते हैं। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, विटामिन विच इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो कौन सी विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? विटामिन के। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के अंदर काम करेगी। कूपर सेल्स आर प्रेजेंट इन। अब देखिए कूपर सेल ये लीवर में पाई जाती है। ये एक प्रकार की, इनको आपने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा होगा, मैक्रोफेज सेल, यानी सफाई करने का काम। अगर कुछ भी कहीं बैक्टीरिया आ गया है या कुछ खराब प्रोडक्ट है या कोई सेल काम करना बंद कर देती है या उसका मन नहीं बनता है काम करने का, तो ऐसी सेल को बॉडी में मार दिया जाता है। हमारे ब्रेन में भी होते हैं जिनको माइक्रोग्लिया सेल कहते हैं। यहाँ पे लीवर में है
तो लीवर के अंदर वही मैक्रोफेज है, वही काम कर रही है, लेकिन इसका नाम चेंज है, इसे क्या कहेंगे, कूपर सेल्स कहेंगे। देन मूविंग टू नेक्स्ट, रेट्रोवायरसेज है। अब रेट्रोवायरसेज generally only RNA is genetic material, only DNA is genetic material? No. रेट्रोवायरस के अंदर इस ऑप्शन को हम काट सकते हैं, DNA जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। बोथ DNA and RNA is genetic material, and fourth है gene on nucleosomes complex as a genetic materials। ये भी इनकरेक्ट है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ओनली RNA एज जेनेटिक मटेरियल एंड या फिर बोथ RNA एंड DNA। तो आंसर नंबर थर्ड, बोथ RNA एंड DNA इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, द प्रोमिनेंट प्रेबायोटिक सब्सटेंस इज। तो जो प्रोमिनेंट प्रेबायोटिक सब्सटेंस है वो क्या है, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स। देन मूविंग टू 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोबाल्ट कंटेनिंग वाइटामिन्स। तो कोबाल्ट किसके अंदर पाया जाता है, एक साइनोकोबालेमिन्स जो आपका विटामिन्स होता है, उसे विटामिन B12 कहते हैं, और उस विटामिन के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। आप देख सकते हैं गूगल करके इजीली, इसका बड़ा स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर जो आयन काम आता है वो क्या है, कोबाल्ट। देन मूविंग टू नेक्स्ट 84, E. coli bacteria are beneficial to human because they are convert पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। नहीं, ये तो HCl और गैस्ट्रिक जूस की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है। हमने पीछे एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस भी किया है, तो हम इजीली काट सकते हैं। एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन, नो, ऐसा कोई काम करता ही नहीं है। E. coli प्रोड्यूस विटामिन एंड अमाइनो एसिड, यस, आई थिंक दिस मस्ट बी द राइट आंसर। सिंथेसाइज यूरिया फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड, नो, ऐसा कोई E. coli काम नहीं करता है। देन मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 85, द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन इज डिटरमाइंड बाय, यानी एंटीजन से एक एंटीबॉडी है, वो मतलब पर्टिकुलर एंटीजन से ही पर्टिकुलर एंटीबॉडी बाइंड करती है। ऐसा नहीं है कि मतलब हर कोई एंटीजन से हर कोई एंटीबॉडी बाइंड कर जाए, स्पेसिफिसिटी होती है। तो एंटीबॉडी का जो भाग होता है इस तरीके से वाई लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, तो यहाँ पर उसकी जो रीजन है उसको हम वेरिएबल रीजन कहते हैं, और उस वेरिएबल रीजन्स के अंदर कुछ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, अबाउट 9-10 अमाइनो एसिड होते हैं, और यही स्पेसिफिसिटी को डिसाइड करते हैं कि किस तरीके के एंटीजन से हमें बाइंड करना है। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ तो मस्ट बी करेक्ट। सो द लेट्स सी द अमाइनो एसिड लूप्स इन द वेरिएबल डोमेन्स, यस, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा देखिए कांस्टेंट का है तो गलत कर दीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ, नहीं, कंसंट्रेशन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती उनकी स्पेसिफिसिटी। वाई शेप स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, ये वुड बी हो सकता है, लेकिन इससे जो ज़्यादा करेक्ट है वो कौन है, वेरिएबल है, क्योंकि वाई शेप स्ट्रक्चर पूरा नहीं होता, इसके अंदर भी कुछ ऊपर की तरफ अमाइनो एसिड होते हैं 9-10, वही करते हैं, यानी वेरिएबल रीजन ही करेगा। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 86। 86 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक पॉइजन है अल्फा एमानिटीन। अल्फा एमानिटीन्स इनहिबिट्स, जनरली एक मशरूम से इसको लिया गया है और ये 8 एमाइनो एसिड का बना होता है, यानी इट इज मेड अप ऑफ 8 एमाइनो एसिड। बहुत छोटा सा एक पेप्टाइड है ये, लेकिन आंतक बहुत बड़ा है इसका। ये आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता,
यानी फेस्ट के ऊपर ये किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं करता है, यानी उसको इनिबिट नहीं कर सकता। डीएनए पॉलीमरेज की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि डीएनए को तो ये डीएनए पॉलीमरेज के ऊपर इसका कोई एक्शन ही नहीं है। ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को भी इनिबिट कर सकता है और साथ में थर्ड को भी इनिबिट कर सकता है। यानी आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को नहीं करता, सेकंड को कर सकता है और थर्ड को कर सकता है, लेकिन ज़्यादा किसको करेगा ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो सेकंड को ज़्यादा करता है और जो मॉडरेट करता है वो किसको करता है, थर्ड को, लेकिन थर्ड को भी ये इनिबिट कर सकता है। नेक्स्ट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 87, hydroxylation of proline and lysine in collagen molecules is required। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन हम कई बार सुनते हैं कि जनरली टीथ में ब्लड आना, कि विटामिन सी की कमी हो गई, हम बहुत बार कहते हैं ऐसा। तो हाइड्रोक्सिलेशन की जो रिएक्शन है वो विटामिन सी की प्रेजेंस में हो सकती है, यानी विटामिन सी है तभी प्रोलीन और लाइसिन का हाइड्रोक्सिलेशन होगा, और ये दोनों जाकर कोलाजन बनाते हैं। एक प्रोटीन होता है फाइबर्स प्रोटीन, कोलाजन बनाते हैं, और ये कोलाजन्स जनरली हमारी स्किन को टाइट करके रखती है। अगर विटामिन सी ना हो तो स्कर्वी डिजीज हो जाता है, आपने ऐसा भी सुना है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इनका हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगा, प्रोलीन और लाइसिन का हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगा तो कोलाजन सही से बनेगा नहीं। तो जब भी आप ब्रश करेंगे तो आपके जो टीथ हैं उनसे क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। सो दैट्स इनफ डिस्कस टू 88 क्वेश्चन। सिकल सेल एनीमिया अकर ड्यू टू, देखिए सिकल सेल एनीमिया है वो मिसेंस म्यूटेशन से होता है। जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसके अंदर एक अमाइनो एसिड है ग्लूटामिन्स, वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, वेलिन के अंदर। किस वजह से होता है? एक साइलेंट म्यूटेशन होता है उसके अंदर, यानी एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया कोडोन में, तो वो ग्लूटामिन किस में चेंज हो गया, वेलिन के अंदर चेंज हो गया। तो क्या बदला? पहले एसेंस कैसा था, ग्लूटामिन था, ग्लूटामिक एसिड था सॉरी, और अब क्या हो गया, वेलिन, यानी सेंस बदल गया है। कैसा हो गया है, मिसेंस हो गया है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर मिसेंस म्यूटेशन। देन क्वेश्चन 89, एंजाइम required to release a tension imposed by uncoiling of DNA strand is। DNA है उसका रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी DNA को आप खोल रहे हो एक तरफ से, इस तरीके से आपने खोल लिया, तो पीछे का जो रीजन है वो कोइल करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप DNA को खोलते हो या आप एक रस्सी से, नॉर्मली आप खुद ही देख सकते हो, जब आप किसी रस्सी को बीच में से खोलोगे तो उसका जो एंडिंग पार्ट है उसमें क्या हो जाएगी, कोइलिंग हो जाएगी। तो उस कोइलिंग को रिमूव करना पड़ेगा, और उस कोइलिंग को रिमूव करने का काम होता है टोपोआइसोमेरेज करता है, और उसी टोपोआइसोमेरेज को हम ई कोलाई में क्या कहते हैं, DNA गायरेज कहते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द DNA सीक्वेंस इज ATG, the sequence base in the anticodon tRNA would be AUG। जस्ट इसके DNA के अंदर T है तो वहां पर जो tRNA है उसके अंदर क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। देन मूविंग टू द नेक्स्ट 91, द नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज। तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज ये सारी की सारी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन सुक्रोज एक ऐसा शुगर है जो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग का मतलब क्या है कि सुक्रोज शुगर के ऊपर ना तो एल्डिहाइड फ्री ग्रुप है और ना ही कीटोन फ्री ग्रुप है। सो क्वेश्चन 92, ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड कंटेन ग्लूकोज एक्सेप्ट। देखिए स्टार्च भी ग्लूकोज से बनता है, सेलुलोज भी ग्लूकोज से बनता है, यानी ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट, ग्लाइकोजन तो ऑब्वियसली ग्लूकोज से ही बनता है,
लेकिन इनुलिन किससे बनता है? फ्रक्टोज से बनता है। फ्रक्टोज की बहुत सारी यूनिट मिलती हैं तो क्या बनता है? इनुलिन बनता है। इनुलिन क्या है? एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर है। देन मूविंग टू नेक्स्ट 93. All of the followings are amphipathic molecules. Amphipathic का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। Amphipathic molecules उनको कहते हैं जिनके पास ऐसी प्रॉपर्टी हो कि वो पोलर भी हो, नॉन पोलर भी हो। जैसे आपने लिपिड का नाम सुना, एक ऐसे हेड बनाते हैं आप, दो टांगे बनाते हैं। तो जो टांग है वो क्या है? नॉन पोलर, और जो हेड है वो क्या है? पोलर। आप देखते हैं ऑप्शन। कोलेस्ट्रॉल, ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स है, उसके पास पोलर एंड नॉन पोलर दोनों प्रॉपर्टी। ग्लाइकोलिपिड्स तो होना ही है, फॉस्फोलिपिड्स भी होना है, क्योंकि ये दोनों मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और मेम्ब्रेन की खास बात क्या होती है? तो मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली लिपिड उनकी खास बात होती है कि वो पोलर और नॉन पोलर दोनों होती हैं। तो ऑप्शन आपके पास है, ऑटोमेटिक आपको मिल गया, क्या है? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। Then moving to next, which of the following molecules act as a local hormone? Prostaglandins local hormone की तरह काम कर सकते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन शॉर्ट डिस्टेंस में काम करते हैं, ये भी इसकी खास बात है। Then question number 95. Which region of mRNA contain Sine-Dalgarno sequence? तो mRNA के अंदर एक तो 5 प्राइम रीजन होता है जो आगे वाला होता है, और एक उसके पीछे का क्या होता है? 3 प्राइम होता है। ये 3 प्राइम है और इधर का क्या है? 5 प्राइम। तो यहाँ आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। तो 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन के अंदर कौन प्रेजेंट होगा? Sine-Dalgarno सीक्वेंस। और ये वही सीक्वेंस है जिससे आकर 30S सबयूनिट क्या करता है? बाइंड करता है। कुछ स्टूडेंट कई बार गलती करते हैं कि Sine-Dalgarno सीक्वेंस है वो 30S सब यूनिट के अंदर प्रेजेंट होता है। ये mRNA का एक सीक्वेंस है जिससे आकर 30S सब यूनिट बाइंड करता है। ओके, नेक्स्ट, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज कोई फर्क नहीं है, एक बार समझिए इस चीज को। यहाँ पे एक शुगर है, यहाँ पर H है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ यहाँ पर क्या है? OH। ये इसकी अल्फा फॉर्म मान के चले। अब इसी शुगर में क्या होगा कि जो H है वो नीचे आ जाएगा, और जो OH है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो गई? बीटा फॉर्म। जब ग्लूकोज शुगर अल्फा से बीटा में कन्वर्ट होता है या बीटा से अल्फा में कन्वर्ट होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर ये प्रोसेस चलती रहती है। अल्फा बीटा फॉर्म्स ग्लूकोज है वो इंटर कन्वर्ट होता रहता है, और इसे हम क्या कहते हैं? एनोमेरिक फॉर्म कहते हैं। ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन को काटिए, आंसर मिलेगा। पहले तो क्वेश्चन को ये देख लें कि फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं? कुछ बनाते हैं, तोड़ते तो नहीं, बनाएंगे। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस वाला गलत कर दो, जिसमें भी कैटाबॉलिक प्रोसेस है। 2 ऑप्शन कट गए आपके, अब आपके पास 2 बचे, क्योंकि बनेगा मतलब एनाबॉलिक का हमें सेलेक्ट करना। आप देखते हैं ऑप्शन, रिडक्टिव, एक्सर्गोनिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस। क्या फोटोसिंथेसिस के अंदर एक्सर्गोनिक एनर्जी बनती है, रिलीज होती है? नहीं होती। एनर्जी लगती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब हम कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, प्लांट लेते हैं, तो उसको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ेगा। तो रिडक्टिव है और एंड्रोगोनिक प्रोसेस है। ठीक है, सो द आंसर थर्ड मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following proteins are associated with DNA structure? अब DNA से कौन सी प्रोटीन एसोसिएट होती है बताने की जरूरी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है स्टोन। द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ इबोला वायरस, आप सभी जानते हैं इबोला के बारे में। आजकल कोरोना का दौर चल रहा है, मैं भी लॉकडाउन में ही बैठा हूँ। सो गोइंग टू नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 100 सदन ब्लोटिंग टेक्निक के ऊपर आया है। बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक से 3 तरीके की टेक्निक आपने देखा होगा, सदन ब्लोट, नॉर्दर्न ब्लोट, वेस्टर्न ब्लोट। तो सदन ब्लोट डीएनए के लिए होता है, इतना आपको पता ही है। तो सबसे पहले ऑप्शन काटिए, जहाँ पर भी आरएनए दिख रहा है, पहले में दिख रहा है काट दीजिए, और कहाँ दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो डिटेक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ऑन द मेम्ब्रेन बाय रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन ऑन मेम्ब्रेन, नो, प्रोटीन है तो गलत करना है, क्योंकि प्रोटीन का काम ही नहीं है। सदन ब्लोट प्रोटीन को डिटेक्ट नहीं करता। कौन करेगा प्रोटीन को डिटेक्ट, बताओ? वेस्टर्न ब्लोट। आरएनए को कौन करेगा? नॉर्दर्न ब्लोट। और डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक आती है? सदन ब्लोट। कॉपी पेन लेकर बैठिए ना, नोट करिए। सो that's enough today and thank you। बने रहिए नेक्स्ट सीरीज के लिए, पार्ट 3 के लिए। सो नाउ इट्स टाइम टू फिनिश।